दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस एयरपोर्ट से हजारों लोग खुशियों के साथ उड़ान भरते हैं, वहां कुछ ऐसी भी रूहें हो सकती हैं जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई? आज की कहानी एक ऐसे ही हॉन्टेड एयरपोर्ट की है जिसे सुनकर शायद अगली बार आप वहां पैर रखने से पहले 100 बार सोचेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत के उस पुराने हवाई अड्डे की चहारदीवारी के भीतर एक ऐसा सच दफन है जिसे सरकारी फाइलों ने तकनीकी खराबी कहकर बंद कर दिया, लेकिन वहां की हवाएं आज भी कुछ और ही बयां करती हैं। सन्नाटे की दस्तक। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ धुंध की चादर लिपटी हुई थी। रमेश, जो पिछले 2 साल से वहां नाइट गार्ड था, अपनी टॉर्च जलाए रनवे के किनारे टहल रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक दूर क्षितिज पर 2 धुंधली पीली रोशनियां दिखाई दी। वो हैरान था। उस वक्त किसी भी जहाज के आने का समय नहीं था। उसने तुरंत वॉकी टॉकी निकाला और कंट्रोल रूम में तैनात ऑफिसर खन्ना को संदेश भेजा। रमेश सर, रनवे 4 पर एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है। क्या हमें कोई सूचना मिली है? कंट्रोल रूम भारी खरखराहट के साथ। कैसी बात कर रहे हो रमेश? राडार पूरी तरह साफ है। आसमान में परिंदा भी नहीं है। तुम्हारी आंखों का धोखा होगा। मौत की लैंडिंग। लेकिन वो धोखा नहीं था। बिना किसी शोर के एक पुराना डकोटा मॉडल का सफेद जहाज धीरे धीरे रनवे पर उतरा। उसके इंजन से न तो कोई आवाज आ रही थी और न ही हवा में कोई हलचल थी। वो किसी परछाई की तरह फिसलते हुए रमेश के ठीक सामने आकर रुक गया। रमेश के कदम जम गए थे, लेकिन उसका फर्ज उसे आगे खींच ले गया। जैसे ही वो जहाज के पास पहुंचा, विमान का मुख्य दरवाजा एक चीखती हुई आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और पुराने कागजों जैसी एक अजीब सी गंध आ रही थी। राख का मुसाफिर। रमेश ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। जो उसने देखा, उसने उसके खून को बर्फ जैसा ठंडा कर दिया। सीटों पर दर्जनों यात्री बैठे थे। सब अपनी जगह पर स्थिर थे, जैसे किसी ने उन्हें वहीं जमा दिया हो। उनके कपड़े दशकों पुराने थे और चेहरे बिल्कुल सफेद। हौसला जुटाकर रमेश ने सबसे पास बैठी एक महिला के कंधे को छुआ। जैसे ही उसकी उंगली ने कपड़े को छुआ, वो महिला धीरे धीरे धूल के गुबार में बदल गई और सीट पर राख का ढेर बनकर बिखर गई। तभी विमान के स्पीकर से एक फटी हुई धीमी आवाज गूंजी, 25 साल हो गए, ईंधन खत्म हो गया है, पर सफर नहीं। पायलट का संदेश। रमेश पीछे मुड़ा ही था कि उसने देखा कि कॉकपिट के दरवाजे पर पायलट खड़ा है। उसकी वर्दी फटी हुई थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। उसने अपना हाथ रमेश की तरफ बढ़ाया। उसके नाखून कोयले की तरह काले और हाथ हड्डियों का ढांचा मात्र थे। पायलट ने धीमी खोखली आवाज में पूछा, क्या तुम हमें घर पहुंचा सकते हो? हमारा रनवे हमें मिल नहीं रहा। तभी अचानक पूरे रनवे का तापमान गिर गया। रमेश को महसूस हुआ कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा जहाज धुंध में तब्दील हो रहा था। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ खाली रनवे था और दूर कहीं एक पुरानी फ्लाइट की गूंजती हुई आवाज। अंतहीन सच। अगले दिन जब रमेश को अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मुट्ठी में एक पीला पड़ा हुआ पुराना बोर्डिंग पास मिला, जिसकी तारीख 25 साल पहले की थी। वो वही फ्लाइट थी जो 1999 में उड़ान भरने के बाद बादलों में कहीं खो गई थी और जिसका मलबा आज तक किसी को नहीं मिला। सावधानी, अगर कभी रात के 2:10 बजे आप किसी पुराने रनवे के पास हों और आपको हवा में पेट्रोल की महक के साथ सन्नाटा महसूस हो, तो पीछे मुड़कर मत देखना। शायद वो अपनी अगली लैंडिंग के लिए आपको ही ढूंढ रहे हों। रनवे नंबर 13, अधूरी रूहों का पड़ाव। रमेश की चीख उसके गले में ही फंस गई थी। वो पीछे की तरफ गिर पड़ा, लेकिन उसकी नजरें उस सफेद जहाज से नहीं हट रही थीं। वो कोई साधारण धातु का बना ढांचा नहीं लग रहा था। उसकी सतह किसी पुरानी हड्डी की तरह पीली और खुरदरी थी। कॉकपिट का खौफनाक नजारा। पायलट ने जब अपना हाथ रमेश की तरफ बढ़ाया तो उसके फटे हुए दस्तानों से झांकती हड्डियां टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं। रमेश ने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च कॉकपिट के अंदर मारी। वहां का नजारा बाहर से भी ज्यादा भयानक था। कॉकपिट के सारे मीटर और कांटे उल्टी दिशा में घूम रहे थे। खिड़कियों पर जमी बर्फ के पीछे से बाहर का नजारा रनवे नहीं, बल्कि एक काला शून्य वॉइड लग रहा था। पायलट के बगल वाली सीट पर बैठी को पायलट की लाश धीरे धीरे हिली। उसका जबड़ा नीचे लटका हुआ था और वो बिना आवाज किए बस रमेश को घूर रही थी। पायलट की फुसफुसाहट, हमें लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। खन्ना को कहो, हमें घर जाना है। खन्ना का अतीत। रमेश को याद आया कि कंट्रोल रूम में बैठा ऑफिसर खन्ना पिछले 30 सालों से इसी एयरपोर्ट पर तैनात था। रमेश ने कांपते हाथों से अपना वॉकी टॉकी उठाया। रमेश, खन्ना सर, वो आपका नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। सर, ये लोग कौन हैं?
दूसरी तरफ से सन्नाटा छा गया। फिर खन्ना की आवाज आई जो डर से कांप रही थी। खन्ना, रमेश, वहां से भागो अभी, वो फ्लाइट 101 है। 25 साल पहले मैंने ही उन्हें आखिरी सिग्नल दिया था, लेकिन एक तकनीकी गलती की वजह से मैंने उन्हें गलत रनवे पर उतारने की कोशिश की और वो बादलों में गायब हो गए। उनका कोई मलबा नहीं मिला। वो कभी क्रैश नहीं हुए, वो बस खो गए। राख का तूफान। अचानक जहाज के अंदर से एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं। यात्रियों की वो धुंधली आकृतियां जो अब तक स्थिर थीं, अपनी सीटों से उठने लगीं। उनके चलने से फर्श पर जमी राख उड़ने लगी। एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ गुड़िया था, धीरे धीरे चलकर जहाज के दरवाजे पर आई। उसकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे। उसने रमेश की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। बच्ची, अंकल, क्या माँ आ गई? जैसे ही उसने ये कहा, रनवे की सारी लाइटें एक साथ धमाके के साथ फूट गईं। अंधेरा इतना घना हो गया कि रमेश को अपनी हाथ की हथेली भी नहीं दिख रही थी। उसे महसूस हुआ कि ठंडी बर्फीली उंगलियां उसके गले के चारों ओर लिपट रही हैं। धुंध और गायब निशान। रमेश ने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे झटका और अंधेरे में बेतहाशा भागा। उसे पीछे से विमान के इंजन के चालू होने की आवाज आई, लेकिन वो आवाज किसी मशीन की नहीं, बल्कि हजारों लोगों के एक साथ रोने जैसी थी। जब वो सुबह होश में आया तो वो रनवे के बीचों बीच पड़ा था। धूप निकल चुकी थी। पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी वहां खड़ी थी। अजीब बात, जहां जहाज खड़ा था वहां डामर एस्फॉल्ट पर जलने के निशान नहीं थे, बल्कि बर्फ की एक मोटी परत जमी हुई थी, जबकि गर्मी का महीना था। निशान, रनवे पर किसी टायर के निशान नहीं थे, लेकिन वहां सैकड़ों नंगे पैरों के निशान थे जो जहाज के रुकने वाली जगह से शुरू होकर रनवे के अंत में जाकर अचानक गायब हो गए थे। आज का सच, रमेश ने उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आज भी रात को सोने से पहले अपने कमरे की लाइट नहीं बुझाता। खन्ना ने उसी हफ्ते रिटायरमेंट ले ली और शहर छोड़कर कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि अगर आज भी आप उस बंद पड़े पुराने टर्मिनल के पास से गुजरें तो आपको हवा में एक पुरानी घोषणा, अनाउंसमेंट सुनाई देती है। यात्री कृपया ध्यान दें, फ्लाइट 101 अपनी आखिरी लैंडिंग के लिए तैयार है। कृपया अपने दिल थाम लें। रमेश की उस खौफनाक रात के 25 साल बीत चुके थे। वो पुराना हवाई अड्डा अब बंद कर दिया गया था। चारों तरफ ऊंची घास उगाई थी। जंग लगी लोहे की जाली वाली दीवारें और टूटे हुए शीशे उस जगह को और भी डरावना बनाते थे। सरकार ने इसे शापित घोषित नहीं किया था, लेकिन कोई भी ठेकेदार इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नए शिकार का आगमन। आर्यन, एक निडर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, भूतिया जगहों की जांच करने वाला, अपने कैमरों और सेंसर के साथ उस खंडहर में दाखिल हुआ। उसने रमेश और खन्ना की वो पुरानी रिपोर्ट पढ़ी थी। वो साबित करना चाहता था कि ये सब सिर्फ एक वहम है। रात के 1:55 बज रहे थे। आर्यन ने अपना EMF मीटर, भूतों की ऊर्जा मापने वाला यंत्र, रनवे पर रखा। अचानक मीटर की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। आर्यन कैमरे की ओर देखते हुए, दोस्तों, यहाँ का तापमान अचानक 15 डिग्री गिर गया है। मुझे अपनी ही सांसें जमती हुई दिख रही हैं। फिर से वही गूंज। ठीक 2:10 बजे। आसमान में बिजली नहीं कड़की, लेकिन बादलों के बीच से एक सफेद रोशनी नीचे की तरफ आने लगी। आर्यन ने अपना ड्रोन हवा में उड़ाया, लेकिन जैसे ही ड्रोन उस रोशनी के पास पहुंचा, उसका सिग्नल कट गया और वो आग के गोले की तरह जमीन पर गिर पड़ा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, मेडे, मेडे, कंट्रोल रूम, क्या आप सुन रहे हैं? ये आवाज किसी रेडियो से नहीं, बल्कि सीधे आर्यन के दिमाग के अंदर गूंज रही थी। सामने रनवे पर वही पुराना डकोटा विमान खड़ा था, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा जर्जर और टूटा हुआ लग रहा था। विमान के पंखों से खून जैसा कोई गाढ़ा काला तरल टपक रहा था। रूहों का बुलावा। आर्यन डर के मारे पीछे हटा, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो वो दंग रह गया। वहां सैकड़ों पुराने सूटकेस रखे थे, वही सूटकेस जो 25 साल पहले उस फ्लाइट के यात्रियों के थे। तभी विमान का दरवाजा धीरे से खुला। इस बार अंदर से कोई रोशनी नहीं निकली, बल्कि एक काली धुंध बाहर आने लगी। उस धुंध के बीच से वही छोटी बच्ची बाहर आई जिसने रमेश को देखा था, लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही थी। उसका आधा चेहरा गल चुका था और वो एक पुरानी गुड़िया की जगह एक कटा हुआ बोर्डिंग पास पकड़े हुए थी। उसने आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाया और फटी हुई आवाज में कहा, तुम खन्ना के बेटे हो ना? तुम्हारे पिता ने हमें रास्ता नहीं दिखाया, अब तुम हमें रास्ता दिखाओगे। आर्यन के होश उड़ गए। उसके पिता मिस्टर खन्ना ने मरने से पहले कभी उसे इस हवाई अड्डे के बारे में नहीं बताया था। अब उसे समझ आया कि खन्ना ने क्यों उसे हमेशा पायलट बनने से रोका था। अधूरी यात्रा का अंत। आर्यन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे।
विमान के अंदर बैठे यात्रियों की चीखें अब तेज होने लगी थीं। वे सब एक साथ चिल्ला रहे थे, लैंडिंग, हमें लैंडिंग चाहिए। पायलट कॉकपिट से बाहर निकला। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था। उसने वो नक्शा आर्यन के सामने फेंक दिया। नक्शे पर खून से एक नया रनवे बना हुआ था, जो इस दुनिया का नहीं बल्कि श्मशान की तरफ जा रहा था। जैसे ही आर्यन ने उस नक्शे को छुआ, उसे लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से खिंच रही है। उसे दिखने लगा कि कैसे 25 साल पहले वो जहाज बादलों के बीच एक काली सुरंग पोर्टल में फंस गया था। वे मरे नहीं थे, वे समय, टाइम के बीच फंस गए थे। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह आर्यन का कैमरा रनवे पर पड़ा मिला। कैमरा चालू था, लेकिन उसमें सिर्फ सफेद शोर स्टैटिक दिख रहा था। आर्यन का कहीं पता नहीं था। पुलिस को रनवे की घास पर एक लंबी लकीर मिली, जैसे किसी भारी जहाज ने वहां से उड़ान भरी हो। और उसी जगह पर आर्यन का फोन मिला, जिस पर एक आखिरी मैसेज टाइप किया हुआ था जो कभी सेंड नहीं हो पाया। पापा, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। वे अब अकेले नहीं जाएंगे। आज भी उस हवाई अड्डे के पास के गांव वाले कहते हैं कि रात 2:10 बजे अब 2 जहाज उतरते हुए दिखाई देते हैं। एक पुराना सफेद विमान और उसके पीछे पीछे एक छोटा ड्रोन जैसा दिखने वाला सितारा, जो शायद आर्यन की आत्मा है। आर्यन के गायब होने के ठीक 1 साल बाद उसका सबसे करीबी दोस्त विक्रम उस पुराने हवाई अड्डे पर पहुंचा। विक्रम कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं था, वो एक इंजीनियर था जो लॉजिक में यकीन रखता था। लेकिन आर्यन का आखिरी मैसेज उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। वो अपने साथ एक शक्तिशाली रेडियो ट्रांसमीटर और एक प्राचीन मंत्रों वाली किताब लाया था, जो उसे एक पुराने तांत्रिक ने दी थी। आधी रात का नरक। रात के 2:09 बज रहे थे। विक्रम रनवे के ठीक बीचों बीच खड़ा था। उसने रेडियो चालू किया और आर्यन की फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजने लगा। अचानक रेडियो से जो आवाज आई, उसने विक्रम के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो आर्यन की आवाज थी, लेकिन वो बहुत दूर और बहुत दर्द में लग रही थी। आर्यन की आवाज, विक्रम, भागो, वे लैंडिंग गियर नहीं, हमारे शरीर इस्तेमाल कर रहे हैं, भागो। तभी आसमान काला नहीं बल्कि खूनी लाल हो गया। बादलों को चीरता हुआ वही सफेद डकोटा विमान नीचे आने लगा। लेकिन इस बार वो हवा में नहीं उड़ रहा था, वो हजारों काली परछाइयों के कंधों पर टिका हुआ था। वे परछाइयां उन यात्रियों की थीं जो 25 साल पहले गायब हुए थे। शैतानी पायलट की वापसी। जहाज जैसे ही जमीन से टकराया, रनवे की कंक्रीट फटने लगी। विमान का दरवाजा खुला और इस बार वहां से पायलट नहीं बल्कि आर्यन बाहर निकला। लेकिन वो अब आर्यन नहीं था। उसकी खाल लटकी हुई थी, आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके गले में वही पुराना बोर्डिंग पास चिपका हुआ था। आर्यन के पीछे से वही खौफनाक पायलट निकला। उसने विक्रम की ओर देखते हुए एक डरावनी मुस्कान दी। पायलट, हमें एक जीवित ईंधन, लाइव फ्यूल की जरूरत थी। सफर लंबा है और रूहें थक चुकी हैं। रूहों का जाल। विक्रम ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द उसके गले में है। उसने देखा कि रनवे पर खड़ी हजारों रूहें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उनके पैर जमीन पर नहीं थे और वे सब एक ही सुर में फुसफुसा रहे थे, अगली सीट तुम्हारी है, अगली सीट तुम्हारी है। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई रास्ता नहीं था। पूरा हवाई अड्डा एक विशाल कब्रिस्तान में बदल चुका था। चारों तरफ पुरानी कब्रों से हाथ बाहर निकल रहे थे। अचानक विमान के इंजन ने जोर से गर्जना की। इस बार इंजन से निकलने वाला धुआं इंसानी चीखों जैसा सुनाई दे रहा था। विक्रम को महसूस हुआ कि उसके शरीर का मांस धीरे धीरे धूल बनकर उड़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उस महिला का हुआ था जिसे रमेश ने छुआ था। अंतिम दृश्य। विक्रम ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। उसने देखा कि कंट्रोल रूम की खिड़की पर ऑफिसर खन्ना खड़ा है, जो मुस्कुरा रहा था। खन्ना ने 25 साल पहले कोई गलती नहीं की थी। उसने बलि सैक्रिफाइस दी थी ताकि वो खुद अमर रह सके। जैसे ही घड़ी में 2:11 बजे एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा विमान, आर्यन, विक्रम और वे हजारों रूहें एक नीली रोशनी के साथ गायब हो गए। रनवे पर सिर्फ विक्रम का रेडियो बचा रह गया, जिससे अब भी एक ही आवाज आ रही थी, टिकट कंफर्म हो गया है। उपसंहार। आज वो हवाई अड्डा पूरी तरह से गायब हो चुका है। वहां अब सिर्फ एक खाली मैदान है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर आप वहां की मिट्टी को छुएंगे तो वो इंसानी राख की तरह महसूस होती है। वहां के साइन बोर्ड पर आज भी धुंधली लिखावट में एक चेतावनी दिखती है, इस उड़ान से उतरने का कोई रास्ता नहीं है। शुभ यात्रा। कहानी कैसी लगी?